हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर परिवार में। और अभी हम लोग यहाँ पर सामान्य अध्ययन की क्लास शुरू होने वाली है। जैसा कि बीपीएससी हेडमास्टर की वैकेंसी आने वाली है और आपका बीईओ की भी वैकेंसी आने वाली है, तो इसी को देखते हुए ये सामान्य अध्ययन आपका क्लास है। और ये सामान्य अध्ययन जो है आपका जो सक्षमता परीक्षा होने वाली है, जो सक्षमता का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उनको भी ध्यान में रखा गया है, क्योंकि देखिए सक्षमता में भी लगभग यही सब पूछा जाता है क्वेश्चन। आपका प्रधानाध्यापक जो है आपका बीईओ की जो एग्ज़ाम आएगी, सामान्य अध्ययन आपको हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो डेली वाइज यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और अभी यहाँ पर हम लोग टेस्ट नंबर 1 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट नंबर 1। और इसमें 50 प्रश्न है। ठीक है, टोटल कितने हैं? 50 प्रश्न है। साइंस के भी प्रश्न है, कुछ आर्ट्स के प्रश्न हैं। और डेली आपकी जो क्लास होती है वो 9 बजे से होती है। कल भी लाइव हम आए थे, लेकिन कुछ समस्या हो गया था जिसकी वजह से हम लाइव नहीं आ पा रहे थे और बहुत सारे लोग इंतज़ार करते रह गए, है ना। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। आज हम लोग इसको पूरा करते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7857824310। आप इस नंबर पे जुड़ करके सारा मटेरियल आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाएगा। हमारे यहाँ देखिए आपको प्रधान शिक्षक भी हुआ था, सक्षमता भी हुआ था, और बहुत सारे लोग प्रधान शिक्षक सक्षमता में बीपीएससी टीआरई 1, 2 में पास कर गए, है ना। तो इस बार भी हमारा यही लक्ष्य है कि जितने से अधिक लोग कम से कम चार्ज में आप लोग यहाँ पर तैयारी पूरा कर ले। हमारे यहाँ जुड़ने के लिए मात्र अभी 399 मात्र चार्ज है ना। इस पर आप पे करके जुड़ सकते हैं। बहुत कम मात्र इसमें चार्ज रखा गया है ताकि किन्हीं को दिक्कत ना हो, है ना, किसी प्रकार का समस्या ना हो। और डेली आपकी जो क्लास चलेगी वो रात में 9 बजे से चलेगी। 9 PM से आपकी डेली क्लास चलेगी, टेस्ट चलेगी। ठीक है, अभी प्रधानाध्यापक नहीं आया है, उसका सिलेबस तो आपको पता ही है। जो पिछला बार सिलेबस था वही इस बार भी सिलेबस रहने वाला है ना। जो सिलेबस आपका सामान्य अध्ययन था आपको 100 मार्क्स का, और बीएड था आपका 50 मार्क्स का। ठीक है, और जो आपका बीईओ की एग्ज़ाम आने वाली है उसमें भी आपको लगभग अगर 120 सवाल पूछा जाएगा तो उसमें 80 क्वेश्चन आपका सामान्य अध्ययन रहेगा, बाकी आपका और भी उसमें चीज़ रहेगा। ठीक है, तो देखेंगे जो भी होगा उसके बाद आपको किया जाएगा। फिलहाल अभी सामान्य अध्ययन का हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो आज का पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि किसी राज्य का राज्यपाल जो होते हैं वो किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल का आप लोग जवाब दीजिएगा कि राज्य के राज्यपाल जो होते हैं वो किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विधानमंडल या मुख्यमंत्री। तो किनके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राज्य के राज्यपाल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट अपना जवाब देते चलिएगा। इसका जो मैं आंसर बता देता हूँ, राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका इसका बिल्कुल सही होगा। देखिए राज्यपाल से और भी सवाल आपको पूछे जाते हैं कि जो राज्यपाल होते हैं इनको शपथ कौन दिलाते हैं, है ना। इन सभी चीज़ों से संबंधित सवाल है। राष्ट्रपति जो होते हैं इनको शपथ कौन दिलाते हैं? तो राष्ट्रपति जो होते हैं इनको शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं इनको शपथ कौन दिलाता है? तो इनको राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं। आपको ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो प्रधानमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्री जो होते हैं दोस्तों राज्य में और केंद्र में प्रधानमंत्री, तो मुख्यमंत्री जो होते हैं इनको भी राज्यपाल ही आपको राज्यपाल इनको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, आप देखे होंगे, है ना। चलिए तो ये अगला सवाल हम देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा नंबर, देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, है ना। वो कौन सा संवैधानिक संशोधन पूछा जा रहा है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वो कौन सा संशोधन था जिसमें शहरी स्थानीय शासन, है ना, शहरी स्थानीय शासन। यहाँ से 2 सवाल आपको पूछेगा, एक तो शहरी वाला पूछता है, एक ग्रामीण वाला पूछता है। जब भी आपको शहरी वाला पूछे तो शहर में क्या होता है दोस्तों? नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत होता है। तो शहरी वाला हो जाएगा आपको 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन में आपको शहरी स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये पूछेगा कि 74वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था? तो ये हुआ था आपको
92 में हुआ था और इसको 93 में लागू कर दिया गया था, है ना। 1993 में लागू किया गया था, 1992 में ये संशोधन हुआ था। एक क्वेश्चन पूछेगा कि ये शहरी स्थानीय शासन जो है इसमें टोटल कितने विषय हैं, है ना। इसमें विषय की संख्या कितनी है, तो इसमें विषय कई बार पूछा गया है, तो विषय इसमें टोटल कितने हैं, 18 विषय हैं, ठीक है, याद रखिएगा। और 73वां हो गया, इस 74वां संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था आपको, है ना। किस अनुसूची में है, ये क्वेश्चन और पूछेगा कि ये जो 74वां संविधान संशोधन है और इसमें जो शहरी स्थानीय शासन है ये किस अनुसूची में है दोस्तों, तो अनुसूची ये 12वीं अनुसूची में है। टोटल अनुसूची की संख्या कितनी है अभी वर्तमान में, तो टोटल 12 अनुसूची है। जब संविधान बना था तो उस समय 8 अनुसूची था, है ना। वर्तमान में कितने अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं, ठीक है। 12 अनुसूची को मैं डिटेल से आपको पढ़ाया हूँ, है ना, और फिर से रिवीजन भी हम करवाते चल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से मैं इसको मिटाता हूँ। अगला सवाल देखिए, पूछेगा आपको कि ये तो शहरी वाला था, अगर पूछेगा एक ग्रामीण वाला, ठीक है। तो ग्रामीण स्थानीय जो शासन है इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया, ये कौन से संविधान संशोधन, तो वो था 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो ये भी वाला हुआ था आपको 1992 में ही, और इसको भी लागू किया गया था 1993 में ही, ठीक है। तो दोनों आपको सेम है, 92 में हुआ था 73वां भी, 74वां भी, और लागू हुआ था आपको 1993 ईस्वी में, ठीक है, याद रखिएगा। और जो ग्रामीण था दोस्तों, ये ग्रामीण अनुसूची कितने में है, तो ये 11वीं अनुसूची में है ना। 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायती राज, और 12वीं में क्या है, नगर निगम, बस इतना ध्यान रखना है आपको। 10वीं अनुसूची में क्या है, दल बदल, और 9वीं अनुसूची में क्या है, भूमि सुधार कानून। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषा। 7वीं अनुसूची में क्या है, तो संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। और 6ठी अनुसूची में क्या है, तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 5वीं में क्या है, तो SC ST। चौथी में क्या है, तो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। ये आप पूरा याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए एक सवाल और है कि आपको 76वां संविधान संशोधन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम नहीं बताएंगे। 52वां संविधान संशोधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि 52वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये किस चीज़ से संबंधित है। तो 52वां संविधान संशोधन जो है ये भाषा से संबंधित है। किससे है, भाषा से संबंधित है। ये हुआ कब था 52वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था आपको 2003 ईस्वी में हुआ था, और इसमें 4 भाषा जोड़ा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 भाषा कौन कौन जोड़े गए थे, तो याद रखिएगा वो चारों भाषा मैं लिख देता हूँ। बोडो, है ना, बोडो, डोगरी और मैथिली और एक भाषा और था संथाली, ठीक है। ये 4 भाषा आपको जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन में, और ये हुआ था 2003 ईस्वी में। ये भाषा से संबंधित है, ठीक है, याद रखिएगा। और भाषा अनुसूची कितना में है, तो भाषा जो है अनुसूची 8 में है। और अभी टोटल मान्यता प्राप्त कितने भाषा हैं, तो 22 मान्यता प्राप्त भाषा हैं, ठीक है। अभी तक ये जो संविधान संशोधन हुआ था भाषा में, ये लास्ट संविधान संशोधन है भाषा वाला 92वां। उसके बाद अभी भाषा नया नहीं जुड़ा है, क्योंकि अभी टोटल 22 ही हैं। 2003 के बाद अभी कोई भी भाषा नहीं जुड़ा है, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी डिटेल हो गया। अगला प्रश्न है आपका 3 नंबर। 3 नंबर है कि निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में कौन होते हैं। ऑप्शन है ऋणी होते हैं, या व्यापारी वर्ग होते हैं, या ऋणदाता होते हैं। देखिए पढ़ाई कभी मतलब कि ख़राब चीज़ नहीं है ना। अगर मान लीजिए आप रिवीजन करते रहते हैं, कोई भी वैकेंसी आती है तो आप निकल जाइएगा, ठीक है। रिवीजन करते रहिए, है ना। इधर बहुत दिनों से हम क्लास नहीं लिए थे, तो अब फिर से हम मतलब आ गए हैं पूरे तैयारी के साथ में। तो एकदम डेली क्लास चलेगी रात में 9 बजे से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो लोग नए हैं तो वो अपना जुड़ जाइएगा, और इसका लिंक भी हम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप है, अब टेलीग्राम ग्रुप है ना। टेलीग्राम में भी जाकर के करियर परिवार सर्च कीजिएगा तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा सब चीज़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति के कारण लाभ की स्थिति में होते हैं। लाभ की स्थिति में कौन होते हैं। ऑप्शन है ऋणी है, व्यापारी वर्ग है, ऋणदाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऋणी होते हैं और होते हैं व्यापारी वर्ग होते हैं लाभ की स्थिति में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा C नंबर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कि मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होती है। मनुष्य में ब्लू बेबी सिंड्रोम
जो होती है वो किसकी अधिकता के कारण होती है? पारा की वजह से होता है, या कैडमियम, या आर्सेनिक, या नाइट्रेट? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नाइट्रेट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक है। अब पीयूष ग्रंथि का नियंत्रक कौन होता है भाई? नियंत्रण कौन करता है पीयूष ग्रंथि का? पीयूष ग्रंथि पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है मस्तिष्क में। आपको पता ही होगा कि पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में आपको पाया जाता है, और इसको मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, है ना। तो ये नियंत्रण होता है, पीयूष ग्रंथि का जो नियंत्रक होता है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। इंडियन लीग किसके द्वारा स्थापित की गई थी? ऑप्शन है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, शिशिर कुमार घोष, या सचिंद्र सन्याल। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी में क्या है? शिशिर कुमार घोष। इंडियन लीग की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी। सक्षमता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रधानाध्यापक के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बीओ एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप बीपीएससी टीआरई 1 के कर रहे हैं उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन तो घूमते रहता है सर, कभी इस एग्ज़ाम में, कभी उस एग्ज़ाम में, कभी उस एग्ज़ाम में, है ना। आप सेट उठा कर देखिए ना, हर एक एग्ज़ाम का अगर आप सेट उठा कर देखिएगा तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन तो वहाँ भी पूछा था, ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा था, ये क्वेश्चन दरोगा में भी पूछा, ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछा, ये क्वेश्चन रेलवे में पूछा। यही सब क्वेश्चन सब जगह घूमते रहता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें कि इंडियन लीग की स्थापना कब हुई थी, है ना, तो ये किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 सितंबर, है ना, 25 सितंबर 1975 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, अभी इसका नाम कोलकाता हो गया है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न है कि भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा कब की गई? बताओ भैया। भारत में दास प्रथा पर प्रतिबंध, है ना, पहले के समय में दास प्रथा, सती प्रथा, है ना, बहुत प्रचलन था। तो इस पर प्रतिबंध जो लगाया गया था वो 1843 ईस्वी में लगाया गया था। और किसके द्वारा लगाया गया था? तो आप नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेलोड्रम का संबंध किस खेल से है ना। वेलोड्रम का संबंध पूछ रहा है कि किस खेल से है? गोल्फ है, एथलेटिक्स है, घुड़सवारी है, साइकिलिंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा साइकिलिंग से इसका संबंध है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, सवाल नंबर आपका 9 हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मेंडलीफ द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी में दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया आवर्त सारणी। तो यहाँ पर 2 सवाल आपको पता चल गया कि आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मेंडलीफ। कई बार पूछा गया है आवर्त सारणी किसने बनाया? तो मेंडलीफ के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो इसमें दीर्घ आवर्त की संज्ञा किस आवर्त को दिया गया है? चौथे, दूसरे, पांचवें या छठे? तो ये दिया गया है भाई साहब आपका 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। 1 नंबर में है आपको चौथे, 3 नंबर में है आपको पांचवें और 4 नंबर में है आपके छठे। तो चौथा, पांचवा, छठा को दिया गया है आपको दीर्घ आवर्त सारणी। ठीक है, और उसके अलावा लघु आवर्त सारणी। तो ये हमारा नंबर भी आपको यहाँ पर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर, जहाँ आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, जहाँ आपको सारे पीडीएफ नोट्स आपको एनसीईआरटी, है ना, हेडमास्टर का, बीओ का, है ना, सक्षमता का मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है ना, यहाँ पर बताना है आपको सही सुमेलित कौन सा नहीं है। ऑप्शन है अनुच्छेद 40 जो है ग्राम पंचायतों का गठन, 44 में है समान नागरिक संहिता, 42 में है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, और अनुच्छेद डी में आपका ऑप्शन दिया गया है कि अनुच्छेद 51 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बहुत ही बढ़िया सवाल है ना। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है ग्राम पंचायत का गठन, कितना बार पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सही है ये, है ना। नहीं पूछ रहा है तो ये तो होगा नहीं। 44 समान नागरिक संहिता, 4 और 4 क्या है, ट्रिक से भी याद रखिए, 4 और 4 क्या है, दोनों समान है कि नहीं, 4 और 4 दोनों समान है तो समान नागरिक संहिता, है ना, याद रखिएगा, ये भी आपका सही है। 42 में कह रहा है कि काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति सहायता का उपबंध, ये बिल्कुल गलत है। और अनुच्छेद 51 क्या कह रहा है,
सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। अनुच्छेद, ये तो सही है, अनुच्छेद 42 में कह रहा है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का प्रसूति उपबंध, ये तो बिल्कुल ठीक है। डी में है दोस्तों अनुच्छेद 51 की कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है क्योंकि 51 में ये चीज़ नहीं है, ये 50 में आपको कहा गया है ना। अनुच्छेद 50 में क्या है कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग करना, है ना। तो ये 50 में है, 51 में दूसरा चीज़ है। आखिर 51 में है क्या? तो 51 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। 51 कई बार पूछा गया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किस में है? तो 51 में है। ठीक है, 50 में क्या है? तो आपका कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। और ये सारे जो अनुच्छेद आ रहे हैं, ये अनुच्छेद किस में आते हैं? नीति निदेशक तत्व में, है ना। अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक में आता है ये नीति निदेशक तत्व। कहाँ से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है, याद रखिएगा, नीति निदेशक तत्व, है ना। और ये भाग कितने में है? तो ये भाग 4 में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है कि पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? पसीने की ग्रंथियों का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन है, देख लीजिए और इसका आंसर का जवाब दीजिए फटाफट। इसका आंसर हो जाएगा आपका शरीर के तापमान पर नियंत्रण, है ना। देखिए हम लोग का शरीर से पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। पसीना नहीं निकलेगा तो आप बीमार पड़ जाइएगा, है ना। एसी में रहने वाले आदमी थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। ठीक है, एसी में रहने वाला आदमी हमेशा हांफने लगेगा, हमेशा ज़्यादा पसीना आ जाएगा तो तुरंत बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए शरीर से पसीना निकलना क्या है? बहुत ज़रूरी है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर आपका 42 नंबर। 42 नंबर है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका पूछे, है ना, तो आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। देखिए ये क्वेश्चन देखें ना, हमको ये याद आ गया कि +2 में, है ना, +2 अभी इंटर का जो टेस्ट चल रहा था ना, 11th का भी एग्जाम चल रहा था, 11th में ये क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, है ना। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका। और लगता है 9th में भी ये क्वेश्चन पूछा है ना। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, याद रखिएगा। अगर देखिए सबसे बड़ी कोशिका यहाँ पर पूछा है तो तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। अगर पूछे सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है ना, सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ग्रंथि हो जाएगा आपको यकृत। यकृत माने लीवर। और सबसे बड़ी हड्डी हो जाएगा फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, कान वाली। अगला प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है। बिल्कुल सही बात है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल है ना। तो कौन सा वो स्थल है जो सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है? प्राचीन तो है लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? राखी गढ़ी। ये राखी गढ़ी दोस्तों आपको कहाँ है? तो ये पड़ता है आपको हरियाणा में। हरियाणा के हिसार में है, हरियाणा के हिसार में है। ठीक है, हरियाणा तो आपका राज्य है, हिसार में पड़ता है, याद रखिएगा। और राखी गढ़ी की खोज किया गया था सूरजभान के द्वारा। किसके द्वारा? सूरजभान, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ है मैं बताते चलता हूँ, अगर नोट करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो सुन लिया कीजिए बढ़िया से। 1969 में धीरे धीरे करके सब याद हो जाएगा, है ना। सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, इतना बार आपको करवाएंगे। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14 नंबर। कह रहा है कि 1857 की क्रांति मुख्यतः किस कारण से असफल रही? 1857 की क्रांति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, है ना, तो किस कारण से असफल रही थी? बहुत सारा कारण था, है ना। 1857 के बारे में अगर पढ़िएगा तो बहुत कारण था जिसकी वजह से ये क्रांति असफल हो गया था, नहीं तो हमारा जो देश था वो 100 साल पहले ही आज़ाद हो जाता, है ना। तो नेतृत्व का अभाव था उस समय, है ना, और किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की भी कमी थी। इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर है आपका 15 नंबर। 15 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के काल में सिंध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया, है ना। वो कौन गवर्नर जनरल था जिस सिंध का विलय किया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में, है ना। गवर्नर जनरल का क्या करना है? नाम बताना है ना। उसको पकड़ के पीटना नहीं है ना। उस समय तो खैर था ही, हम लोग गुलाम थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर लॉर्ड एलन बरो। ठीक है, लॉर्ड एलन बरो। अगला प्रश्न है कि इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध किससे है? इनसाइडर ट्रेडिंग, ट्रेडिंग आप लोग करते हैं,
है ना। ट्रेडिंग, जैसे ही ट्रेडिंग आया शब्द तो दिमाग में आता है आपको शेयर मार्केट, है ना। तो ट्रेडिंग जैसे ही आएगा तो दिमाग में क्या आना चाहिए, शेयर मार्केट। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, ठीक है। शेयर मार्केट से संबंधित है ना। शेयर मार्केट बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, डूबते भी हैं, कुछ उगते भी हैं, है ना। तो पहला अगर कहे दोस्तों कि शेयर बाजार, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर पूछे आपको कि पहला शेयर बाजार कौन सा था तो वो था आपको BSE, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE। और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, है ना। याद रखिएगा भारत का पहला ये शेयर बाजार था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और इसका मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है, ठीक है। 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि LK झा, है ना। प्रश्न है LK झा समिति का संबंध निम्न में से किससे है। LK झा, LK झा समिति जो है ये प्रत्यक्ष कर नहीं था, ये अप्रत्यक्ष कर से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, है ना। ये LK झा अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। अप्रत्यक्ष में क्या क्या आता है तो सेवा कर हो जाएगा, है ना। सेवा कर आपका अप्रत्यक्ष कर है। और बिक्री कर आपका अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। बिक्री कर, बिक्री, है ना, बिक्री कर हो जाएगा आपका अप्रत्यक्ष कर। उत्पाद कर जो है ये अप्रत्यक्ष कर में आता है, ठीक है। तो ध्यान रखना। अगला प्रश्न है आपका कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये सब सवाल तो सब लोग को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त एवं कर्मचारी समिति, क्या होगा। संविधान सभा के ये संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे, ये प्रक्रिया नियम समिति के भी अध्यक्ष थे, वित्त एवं कर्मचारी समिति के भी ये अध्यक्ष थे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम क्या थे, राष्ट्रपति। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर कि जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष, है ना। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करेंगे, बताइए क्या होगा, कौन सा लेंस लगाइएगा जरा दृष्टि दोष के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बाइफोकल लेंस। कौन सा लेंस, बाइफोकल लेंस। अगला प्रश्न है कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा, कर्क रेखा के बारे में तो मैंने इतना बार समझाया हूँ, बताया हूँ आप लोग को, है ना। फिर से बता देता हूँ। कर्क रेखा, है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस देश से होकर नहीं गुजरती है। तो ये बहमास से होकर गुजरती है, लीबिया से होकर गुजरती है, UAE से होकर गुजरती है, ब्राज़ील से होकर नहीं गुजरती है। भैया याद रखिएगा, ब्राज़ील से नहीं गुजरती है ना। ब्राज़ील से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कर्क रेखा कितने देश से गुजरती है, किन्हीं को पता है तो बताइए जल्दी से। कर्क रेखा टोटल कितने देश से गुजरती है ना। ये हमारा ग्लोब है और ये है हमारा 0 डिग्री और ये है हमारा 23.5 डिग्री, है ना। 23.5 डिग्री को क्या कहते हैं, कर्क रेखा जो उत्तरी अक्षांश है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है, मकर रेखा, है ना। तो ये कर्क रेखा जो है ये कितने देश से गुजरती है, किन्हीं को पता है तो बता दीजिए। 16 देश, है ना। टोटल 16 देश याद रखिएगा ये गुजरती है। और भारत से भी होके गुजरती है, याद रखिएगा। भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, बहुत ही देश है ना। तो याद रखिएगा टोटल 16 देश से होके गुजरती है। अगर आपसे पूछे कि भारत से जो गुजरती है ये तो कितने राज्य से गुजरती है ना, ये बताइए जल्दी से। भारत में कितने राज्य से गुजरती है, कौन कौन बताएगा। अगला प्रश्न है आपका 21 नंबर की भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान है। देखिए 6ठी अनुसूची में क्या है, अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, दूसरा तीसरा क्वेश्चन था AMTM, है ना। शॉर्ट में याद रखिएगा AMTM। ए से असम, एम से मेघालय, टी से त्रिपुरा, एम से मिजोरम, है ना। AMTM में है 6ठी अनुसूची के बारे में, ठीक है। AMTM में कौन कौन राज्य, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है, ठीक है। तो कौन इसमें नहीं आता है, मैंने असम बोला तो असम तो नहीं होगा, असम तो आता है। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर इसमें नहीं आता, मणिपुर इसमें नहीं आता। याद रखिएगा तो आंसर हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्योंकि नहीं हमसे पूछ रहा था भाई साहब, है ना, कि कौन इसमें नहीं आता है, तो मणिपुर इसमें नहीं आता है। याद रखिएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इसमें आता है, ये 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 22 नंबर।
22 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1857 की क्रांति से संबंधित कथनों को सुमेलित करें और इसको मिलान कर दीजिए, है ना। एक तरफ व्यक्ति दिया गया है और एक तरफ कथन दिया गया है कि इसने व्यक्ति जो है डिजरेली महोदय ये कौन से कथन क्या कथन बोले हैं। तो डिजरेली का क्या कथन है, तो राष्ट्रीय विद्रोह इनका है। टी.आर. होम्स का है बर्बरता और सभ्यता का युद्ध। बी.डी. सावरकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसके बारे में बोले थे 1857 की क्रांति को। और कर्नल रिज जो थे ये धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध ये बात बोली थे। ठीक है, तो कौन क्या बोले हैं 1857 के बारे में भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बी.डी. सावरकर तो कई बार पूछा है कि बी.डी. सावरकर ने क्या कहा था 1857 क्रांति को, तो इन्होंने कहा था प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था ये। ठीक है, कर्नल रिज ने क्या कहा था, तो धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। टी.आर. होम्स ने क्या कहे हैं, तो बर्बरता और सभ्यता का ये युद्ध था। डिजरेली ने क्या कहा है, तो ये राष्ट्रीय विद्रोह था 1857 की क्रांति। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला का बी और दूसरा का ये पहला का बी दूसरा का ये, तो आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 23 नंबर। 23 नंबर सवाल कह रहा है कि वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था, है ना। वर्ष 1946 के कैबिनेट मिशन जो था वो 3 कैबिनेट मंत्रियों से गठित था। निम्न में से कौन इसका सदस्य नहीं था, कौन इसका सदस्य नहीं था, है ना। 3 सदस्य थे, है ना, 3 कैबिनेट मंत्री थे, उसमें कौन कौन थे, कौन नहीं थे, नहीं पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन लॉरेंस तो थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स भी थे, ए.वी. अलेक्जेंडर थे, जॉन साइमन इसमें नहीं थे। ठीक है, जॉन साइमन इसमें नहीं थे। और जॉन साइमन इसमें क्यों नहीं थे, क्योंकि जो इस जॉन साइमन थे ये भारत पहुंचे थे दोस्तों, आपको 3 फरवरी 1928 को ये साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखिएगा। भारत कब पहुंचे थे ये, 1928 में 3 फरवरी 1925 नहीं 28 है ना, 1928 में ये आपको भारत आए थे। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, गठन हुआ था 1927 में और भारत आया 1928 में। और ये कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे, तो पेंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.वी. अलेक्जेंडर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 24 नंबर। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वो जलधारा है जो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। बहुत बहुत अच्छा सवाल है ना। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा आपको बताए थे दोस्तों मैंने कि ये ग्लोब है, और जैसे ही ठंडी जलधारा जो बहती है ना, ठंडी जलधारा या गर्म जलधारा, है ना, 2 ही जलधारा होती है, एक तो ठंडी एक गर्म। तो ये है आपका 0 डिग्री विषुवत रेखा। अब 0 डिग्री से जो जलधारा चलेगी मतलब कि नॉर्थ और साउथ की ओर, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। जो यहाँ से चल रही है तो ये क्या होगी, गर्म होगी, है ना। जो यहाँ से चल रही है वो गर्म होगी, और जो ऊपर से आ रही है यानी ध्रुव से जो आ रही है वो क्या होगी, ठंडी होगी। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सालों भर ठंडन रहेगा, यहाँ पे क्या है, सालों भर ठंडन रहेगा। तो यहाँ से जो जलधारा जाएगी वो क्या होगी, ठंडी होगी। अब ये पता करना है कि यहाँ से कौन आ रही है और यहाँ से कौन जा रही है कि नहीं। तो वो तो विस्तार की बात है, ये सब चीज़ें मैंने डिटेल से भी पढ़ाया हूँ, अब पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा। अगला तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए, कि प्रशांत महासागर की ठंडी पूछ रहा है, तो ठंडी हो जाएगा हमारा हम्बोल्ट की जलधारा। ठीक है, हम्बोल्ट जलधारा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर बहुत सारे जलधारा है, जैसे मैं और कुछ ठंडी जलधारा बता देता हूँ। कनारी, ठीक है, ये कनारी का नाम सुने होंगे, कनारी, है ना, नारी नहीं कनारी। ठीक है, तो कनारी जो है ये भी ठंडी जलधारा है। कनारी कैसी है, याद रखिएगा, ठंडी। और ये कहाँ बहती है, तो ये अटलांटिक महासागर में, कहाँ, अटलांटिक, है ना, अटलांटिक महासागर में ये बहती है। ये वेंगुएला जो जलधारा है ये कहाँ बहती है, तो ये बहती है दोस्तों अंध महासागर। अटलांटिक को ही अंध महासागर भी कहते हैं। और ये कैसी है, तो ये भी आपको ठंडा ठंडा कूल कूल है। ठीक है, लेब्राडोर कैसी जलधारा है, तो ये भी आपको ठंडी जलधारा है। ठीक है, ठंडी जलधारा है लेब्राडोर, और ये भी अटलांटिक महासागर की है। अटलांटिक महासागर का दूसरा नाम अंध महासागर भी है, याद रखिएगा। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है, तो एस अक्षर की इसकी आकृति है। फॉकलैंड जो जलधारा है दोस्तों ये कैसी है, तो ये भी ठंडी जलधारा है। और ये कहाँ बहती है, तो ये भी अटलांटिक महासागर में बहती है। एक ही को यहाँ पर जो जलधारा था वो प्रशांत महासागर में बहती है, वो है हम्बोल्ट। ठीक है, याद रखिएगा। एक वो गर्म जलधारा जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, गल्फ स्ट्रीम, है ना। गल्फ जो है
गल्फ स्ट्रीम, गल्फ जो है ये कैसी जलधारा है, तो ये गर्म जलधारा है, ठीक है। गल्फ कैसी है, तो गर्म है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सिकंदर का समकालीन था। अब आ जाइए महान सिकंदर में, तो सिकंदर का समकालीन कौन था, सिकंदर का समकालीन हो जाएगा घनानंद। कौन था, घनानंद हो जाएगा। अब कहिए कि सिकंदर का गुरु कौन था, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था, जल्दी से बताइए ये क्वेश्चन क्या होगा। सिकंदर का गुरु, तो सिकंदर के गुरु महोदय थे वो थे आपके अरस्तु, है ना। आपके भी कोई गुरु होंगे। अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 है कि गया अधिवेशन 1922 में किस परिवर्तनवादी नेताओं ने त्यागपत्र दे दिया। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए जब ये कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1922 में, है ना, 1922 में हुआ था, कहाँ, तो ये गया में हुआ था, है ना। 1922 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, 1922 में हुआ था। ये क्वेश्चन ना बिहार के हर एक एग्जाम में पूछ देता है, गया वाला चाहे पटना वाला, है ना। पटना में हुआ था बांकीपुर में, अभी बताएंगे उसको भी हम, ठीक है। तो गया वाला जो है और पटना वाला जो है, क्योंकि बिहार में दुई एगो हुआ है ना, तो ये दोनों में से एगो जरूर पूछता है आपको। तो गया में हुआ था 1922 में, और उसकी अध्यक्षता कौन किए थे भाई, तो वो थे चित्तरंजन दास। कौन थे, चित्तरंजन, है ना, रंजन, चित्तरंजन दास इसकी अध्यक्षता किए थे, 1922 में हुआ था। कह रहा है कि किस परिवर्तनकारी नेताओं ने त्यागपत्र दिया था, तो त्यागपत्र दिया था आपको, आंसर नंबर हो जाएगा चित्तरंजन दास, और दिए थे मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक यहाँ से सवाल पूछेगा कि बिहार में एक और अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वो हुआ था 1912 में। 1912 में हुआ था 27वां अधिवेशन, है ना। 1912 में हुआ था 27वां और 1922 में हुआ था 37वां। तो 10 साल का दोनों में डिफरेंस है, ये दोनों को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। पहले हुआ था 1912 पटना में, उसके बाद हुआ था गया में। और पटना में कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था आपको बांकीपुर में। कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसकी अध्यक्षता किए थे R.N. मधोलकर। कौन किए थे, R.N. मधोलकर महोदय किए थे, बांकीपुर में जो हुआ था उसकी अध्यक्षता, ठीक है। और ये 27वां अधिवेशन था 1912 वाला, और ये 1922 में हुआ था 37वां अधिवेशन, चित्तरंजन दास अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न चलते हैं 27 नंबर। प्रश्न है कि यदि कोई संसद सदस्य सदन के अनुमति के बिना सदन की सभी बैठकों से कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है ना। कितना दिन, आप संसद सदस्य तो बन गए, लेकिन आप क्या किए, अनुपस्थित हैं, है ना, इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, सदन में जाइए नहीं रहे हैं, अटेंडेंस आपका बनिए नहीं रहा है। तो कितना दिन अटेंडेंस नहीं बनेगा तो आपका सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो अटेंडेंस बनाना जरूरी है 60 दिन से अधिक, 60 दिन तक आपको छूट है। 60 दिन जहां क्रॉस करेगा तो आपकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। याद रखिएगा 60 दिन यानी कि 2 माह, कभी कभी 2 माह भी दे देता ऑप्शन में, 60 दिन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है कि निम्न में से कौन सा प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप नहीं है। तो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत अथवा प्रतिरूप कौन नहीं है, न्यायशीता, प्रदत्तीकरण, जनादेश, सर्वसम्मति। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सर्वसम्मति। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक है तो उस मुद्रा को क्या कहा जाता है, बताइए, है ना। विश्व बाजार में यदि किसी देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक है तो उस मुद्रा को क्या कहेंगे, उस मुद्रा को कहते हैं भाई दुर्लभ मुद्रा। क्या कहते हैं, दुर्लभ मुद्रा। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप में होता है ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप क्या होता है, तो इसका होता है CaSO4 × ½ CaSO4 × ½ ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कई बार एग्जाम में पूछा है। जिप्सम का क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जिप्सम हो गया, नीला थोथा हो गया, ये सब 4-5 को आप याद रखिएगा, एक आगो जरूर पूछता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × ½ है ना। जिप्सम का होता है CaSO4 × 2H2O
CaSO4 इंटू 2H2O जिप्सम का है, नीला थोथा का है CaSO4 इंटू 5H2O, है ना, ये है आपका नीला थोथा। अगला है कि मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, बताइएगा। मानव शरीर में पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, पित्ताशय में या फिर अमाशय में या फिर यकृत में या फिर अग्नाशय में। बहुत सारे लोग पित्ताशय मारेंगे, गलत है, यकृत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा असत्य फल का उदाहरण है, असत्य फल। असत्य फल का उदाहरण यहाँ पर क्या होगा, तो सेब और नाशपाती असत्य फल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका 33 नंबर। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है ना, पादप हार्मोन कौन सा है, बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन दिया गया है और नीचे इसका कूट में दे दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा। तो पादप हार्मोन दोस्तों एब्सिसिक अम्ल, जिबरेलिन्स, ऑक्सिन्स, साइटोकाइनिन, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सभी पादप हार्मोन हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किन सब्जियों का जड़ खाया नहीं जाता है। हम लोग बहुत सारी सब्जियों का जड़ खाते हैं, वो कौन सा सब्जी है जिसका जड़ नहीं खाते हैं। अब चुकंदर, चुकंदर का तो जड़ें न खाते हैं, अंदर में बैठता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुकंदर तो होगा नहीं। सलजम भी हम लोग जड़ खाते हैं, गाजर भी जड़ खाते हैं, क्या आलू का जड़ खाते हैं, नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आलू, क्योंकि हमसे पूछ रहा था नहीं। अगला प्रश्न है 35 के सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, बताइए। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में किसका उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, तो उत्प्रेरक के रूप में करते हैं प्लैटिनम चूर्ण का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर। 36 प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को 2 से मिलान कर दीजिए, यह है सूची 1, यह है सूची 2। आवेग, है ना, और इधर तो दिया गया है भैया ये साई मात्रक, है ना, इधर क्या है, ये साई मात्रक है। तो आवेग का ये साई मात्रक क्या होता है, आवेग का ये साई मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड, और कार्य के होता है जूल, और दाब का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और बल का होता है न्यूटन। मिल गया ना, इसको आप याद रखिएगा हमेशा, ही तो जरूर मिला पूछेगा आपको, है ना। बल का न्यूटन, दाब का न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, कार्य का हो जाएगा जूल, आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 37 नंबर। 37 नंबर है कि लोलक की काल अवधि निर्भर करती है, लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है, टाइम पीरियड किस पर निर्भर करती है, तो द्रव्यमान पर नहीं, समय के ऊपर बिल्कुल नहीं, तापमान के ऊपर नहीं, लंबाई पर निर्भर करती है, किस पर, लंबाई पर। और अगला प्रश्न है कि प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, तरंग के समान होती है, कण के समान होती है, या फिर आपका तरंग और कण दोनों के समान होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 39। डेली आपकी जो टेस्ट होगी वो रात में कितने बजे से होती है, 9 बजे से होती है। कितने बजे से, आज है ये टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 1 है, और इसी प्रकार से डेली चलेगी आपकी रात में 9 बजे से। तो 9 बजे आप खा पी के तैयार रहिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है। तो असत्य है महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, इटांगी नेशनल पार्क कहाँ है, बताइए। देखिए कौन सा यहाँ पर असत्य है ना। महावीर वाला गोवा में है, बिल्कुल सही है। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है, ठीक है। माउलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल में, ये भी ठीक है। इटाकी नेशनल पार्क ये मणिपुर में नहीं है, ये गलत है, ये है आपको नागालैंड में। कहाँ है, नागालैंड में है, याद रखिएगा, इटाकी नेशनल पार्क। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 40। 40 कह रहा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है ना, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। स्टेपीज है, सेल्वास है, टैगा है, ये सभी क्या है, वन है, घास के मैदान है ना, जंगल है, घास के मैदान, ठीक है। तो डाउन्स
कई बार बताए हैं दोस्तों डाउन्स क्या है, तो ये डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है डाउन्स? डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया में, और ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो डाउन्स उष्ण नहीं है तो क्या है, ये है शीतोष्ण, है ना। ये कैसा घास का मैदान है, ये शीतोष्ण है। यहाँ पर लिख दिया उष्ण, इसीलिए क्या हो गया, गलत हो गया। स्टेपिज जो है ये शीतोष्ण, बिल्कुल ठीक है। सेल्वास है उष्णकटिबंधीय, ठीक है। टैगा शीतोष्ण, ये भी आपका सही है ना। याद रखिएगा। सेल्वास कहाँ है, तो ये उष्णकटिबंधीय अर्जेंटीना में है, और स्टेपिज आपको पड़ता है यूरेशिया में। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 41 नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अलमाटी, अलमाटी बांध है कृष्णा नदी पर, बिल्कुल सही बात है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, ये भी आपका सही है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर। इडुक्की बांध पेरियार पर है भैया, केरल में है, ठीक है। इडुक्की परियोजना जो है ये आपको केरल में है ना। और किस नदी पर है, तो ये पेरियार नदी पर है, ठीक है। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, है ना। आपको गुजरात में है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, है ना। चंबल का डाकू जो आप देखे हैं। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है आपका, ठीक है। याद हो गया। चलिए भाई साहब अगला देखते हैं प्रश्न। गांधी सागर हो गया मध्य प्रदेश में, अलमाटी हो गया कर्नाटक में, है ना। इसमें कुछ अगर सवाल पूछना रहे तो आप कमेंट कर दीजिएगा, नंबर भी दिया गया है, आप मैसेज भी कर लीजिएगा। कौन सा एक स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध मतलब कि स्थल से घिरा हुआ, है ना, उसको समुद्र प्राप्त नहीं है, तो वो कौन सा देश है। 42 का हो जाएगा हंगरी, है ना। बेल्जियम नहीं, रोमानिया नहीं, यूक्रेन नहीं, हंगरी जो है ये स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। याद रखिएगा हंगरी। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, है ना। तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं लहुरा देव। लहुरा देव भैया कहाँ है, लहुरा देव जो है ये पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है लहुरा देव, है ना। संत कबीर नगर में है। कहाँ है, संत कबीर नगर, ठीक है। संत कबीर नगर में है लहुरा देव। याद रखिएगा। मेहरगढ़ कहाँ है, मेहरगढ़ और कोल्डिहवा ये दोनों पड़ता है आपको उत्तर प्रदेश में। दोनों कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। कई बार पूछा गया है कि मेहरगढ़ और कोल्डिहवा किस नदी के किनारे है, तो बेलन नदी, है ना। बेलन खाना बनाने वाला बेलन नदी के किनारे। और अतरंजी खेड़ा कहाँ है, तो ये है आपको यूपी में, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 44 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप किस जगह से मिले हैं, है ना। देखिए मिट्टी का बना हुआ हल, इसका मतलब है कि उस टाइम भी लोग क्या करते थे, हल का उपयोग करते थे खेत को जोतने के लिए, है ना। तो ये कहाँ से मिला है, मिट्टी से बना हल, तो ये मिला है आपको बनवाली से। कहाँ से मिला है, बनवाली से मिला है। और बनवाली है कहाँ, तो ये बनवाली पड़ता है आपको हरियाणा हिसार में। कहाँ है, हरियाणा हिसार में है, याद रखिएगा हिसार, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर की ईसा की 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन सा था, है ना। 6ठी सदी में पूछ रहा है, प्रारंभ में पूछ रहा है सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य कौन था, तो सर्वाधिक शक्तिशाली था आपका मगध, है ना। नहीं हम लोग जो थे वो बिल्कुल ताकतवर थे, है कि नहीं। अभी भला ही हम लोग कमज़ोर हो गए हैं, बिहार पिछड़ा राज्य है ना। लेकिन उस टाइम क्या थे, दुनिया में अपना नाम था भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा मगध है। और प्राचीन राजगृह बाद में पाटलिपुत्रा बना था इसका आपका राजधानी मगध का, आपको पता ही होगा। अगला प्रश्न है आपका 46 नंबर कि जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को क्या कहते हैं। देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोनों धर्मों का जन्म कहाँ हुआ है, तो वो बिहार में हुआ है। सोच लीजिए दोनों धर्म का जन्म बिहार में हुआ, और हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, है ना। दूसरे देश, विकसित देश जापान है, चाइना है ना, सब बहुत सारे देश बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है। तो ये जैन धर्म में महावीर के द्वारा ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कैवल्य। महावीर का ही बचपन का क्या नाम था, तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान।
कई बार एग्जाम में आया है। इनका बचपन का नाम याद रखिएगा वर्धमान था। और महावीर जी जो थे ये 24वें तीर्थंकर थे। टोटल कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म में? तो 24 हुए, याद रखिएगा। 23 कौन थे, है ना, 2-3 आपको पूछा जाता है, 3-4 ठो, तो 23वां पूछता है एग्जाम में। 23वां थे आपको पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ जो थे ये आपके 23 थे, है ना, मैं लिख देता हूँ। पार्श्वनाथ जो थे आपके 23वें थे। प्रथम कौन थे? प्रथम भी पूछता है, तो प्रथम जो थे वो थे ऋषभ देव। प्रथम कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है। इनका जन्म कब हुआ था महावीर जी का? इनका अगर जन्म की बात करें तो 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था, यानी कि ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो वैशाली में इनका जन्म हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, है ना, महावीर जी को? तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? इनकी पत्नी का वही नाम था यशोदा, है ना, याद रखिएगा। ठीक है। इनकी माता जी का क्या नाम था? तो माता का नाम था त्रिशला। पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। मृत्यु कहाँ हुई इनकी? तो पावापुरी में हुई। प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो राजगृह में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? तो पाली में दिए थे। ठीक है। तो महावीर जी से मैंने 20 सवाल आपको बता दिया। ठीक है। इनका बचपन का नाम वर्धमान था, 24वें तीर्थंकर थे, अंतिम तीर्थंकर थे, जन्म हुआ 540 बीसी में, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई ऋजुपालिका नदी के किनारे, पत्नी का नाम यशोदा था, माता का नाम त्रिशला था, पिता का नाम सिद्धार्थ था, मृत्यु पावापुरी में हुई, नालंदा में जो है ना। प्रथम उपदेश इन्होंने राजगृह में दिए थे। और किस भाषा में दिए थे? तो पाली में दिए थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 47 नंबर। कह रहा है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली गई थी। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी लिंगराज मंदिर, है ना? तो लिंगराज मंदिर की नींव डाला गया था ययाति केसरी के द्वारा। ये है कहाँ, है ना? तो ये पड़ता है आपको उड़ीसा राज्य में। कहाँ है? उड़ीसा राज्य में है लिंगराज मंदिर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 48 नंबर कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए, है ना? कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकार से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? तो मौलिक अधिकार पारित किया गया था कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है। कराची अधिवेशन हुआ था 1931 में और इसकी अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, सरदार पटेल जी इसकी अध्यक्षता किए थे, है ना। लाहौर अधिवेशन दोस्तों 1929 वाला आपको याद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाहौर अधिवेशन 1929 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, रावी नदी के तट पर किया गया था। और इसी समय निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है। और अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर आपका है हॉट मनी शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है? हॉट मनी, है ना, यानी कि गर्म रुपया। ठीक है। तो हॉट मनी शब्द का उपयोग होता है आपको विदेशी पोर्टफोलियो के लिए, है ना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश के लिए होता है। और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? बताइए, बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, कौन सा नहीं है? देखिए, बिम्स्टेक का सदस्य राष्ट्र में पहले आपको आंसर बता देता हूं कि मालदीव इसमें नहीं आता है। ठीक है। इसमें टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 7 देश है इसमें। टोटल कितने देश हैं इसमें? तो इसमें 7 देश इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन आते हैं भाई साहब? याद रखिएगा, बांग्लादेश, भारत, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है ना? बिम्स्टेक का हेड क्वार्टर याद रखिएगा बांग्लादेश में है। ठीक है। बांग्लादेश के ढाका में, है ना, बांग्लादेश के ढाका में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की अगर बात करें, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो ये था आज का 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पर प्रश्न दिए गए हैं, है ना, ये भी आप देख लीजिएगा। इसका PDF मैं आप लोग को भेज दूंगा ग्रुप में। और जो लोग ग्रुप में नहीं जुड़े हैं इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा और ग्रुप में जुड़ जाइएगा। ग्रुप में जुड़ने का चार्ज मात्र 399 है ना, मात्र 399 है। आप कैसे उसमें जुड़िएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि कैसे उसमें आपको जुड़ना है।
हेड टीचर, बीओ एग्ज़ाम और सक्षमता परीक्षा, डेली क्लास ये चलेगी आपको रात में 9 बजे से। मात्र यहाँ पर चार्ज है आपका 399 रुपया, है ना। और ये कैसे पे करना, ये नंबर आपको दिया गया है 9341550523, ठीक है। और जो लोग भी इस नंबर पे 399 का पे करेंगे, रिचार्ज नहीं करेंगे, पे करना है, ठीक है। और पेमेंट करने के बाद आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, है ना। कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आपको हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, इस नंबर पर मैसेज नहीं करिएगा, इस नंबर पे आपको जवाब नहीं मिलेगा। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आपको इस नंबर पे करना पड़ेगा 7857824310 वाला पर, और पे करना है आपको 399 इस पर 9341550523 पर, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्लास रहा और डेली रिवीजन चलेगा दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। जब ये वैकेंसी आ जाएगी तो फिर सिलसिलेवार ढंग से आपको कराया जाएगा। थैंक यू। तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग कल मिलेंगे, है ना, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी को करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, है ना। फिर से हम आ गए हैं आप सभी की तैयारी करवाने के लिए, है ना। पहले हम लोग बहुत तैयारी करवाए हैं प्रधान शिक्षक में, आप लोग को पता होगा हमारे यहाँ से कम 1000 प्लस प्रधान शिक्षक में हुआ है, 1000 प्लस, है ना। क्योंकि हमारा एक ग्रुप नहीं है, आप जिस ग्रुप में होंगे उसमें मान लीजिए 600 700, किसी में 500, किसी में 200 लोग हैं, वैसा वैसा हमारे के यहाँ कम से कम 20 से 25 ग्रुप है ना। कम से कम 20 से 25 ग्रुप होगा, उतना हमको याद भी नहीं है। तो 1000 प्लस से ज़्यादा लोगों का रिजल्ट हुआ था प्रधान शिक्षक में। सक्षमता में भी हज़ारों लोगों का रिजल्ट हुआ। आपको बीपीएससी जो TRE 1 हुआ उसमें बहुत सारे लोगों का रिजल्ट हुआ। आप देखते ही होंगे मैसेज सब ग्रुप में कितना आता है ना, यूट्यूब पे बहुत सारा, है ना। आप सभी का प्यार बस इसी प्रकार से बना रहे, आप लोग इसी प्रकार से तैयारी करते रहिए, है ना। और हम यही कोशिश करते हैं कि सब लोग का हो जाए, है ना। थैंक यू। फिर मिलते हैं हम कल उसके लिए, तब तक गुड नाइट, बाय।